आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स और इतिहास की मुख्य शब्दावलियों के बारे में, जो कि हर बार नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और इस सीरीज़ में हम बात करेंगे लगभग 150 टर्म्स की। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित पूरी सीरीज़ अपलोड कर दी गई है और एशियन की भी सीरीज़, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 18 to 19 वीडियोस हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वह देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और पेपर 1 और हिस्ट्री का स्टडी मटेरियल प्राप्त नहीं किया है तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यह सब मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। बस हमारे साथ बने रहिए और कीजिए एच फॉर हिस्ट्री को सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिले हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और इतिहास की प्रमुख शब्दावली के बारे में। चलिए देखते हैं आज की पहली टर्म क्या है। पहली टर्म है मेलुआ। अर्थात मेलुआ जो शब्द है वह सुमेरियन लोग सिंधु घाटी के लोगों के लिए प्रयोग करते थे। और इसके साथ ही सुमेरियन और मेसोपोटामिया के लोग भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेलुआ शब्द प्रयोग करते थे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो सुमेरियन लेखों में हमें जानकारी मिलती है, उससे पता चलता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुआ व्यापारियों से व्यापार करते थे। नेक्स्ट जो टर्म है बोस्ट्रोफिडेन। इसका अर्थ होता है सिंधु सभ्यता की जो लेखन कला थी, अर्थात उन्हें लिखने की जो कला थी, उसमें जो पहली पंक्ति होती थी वह दाहिने से बाएं की ओर चलती थी और दूसरी जो पंक्ति होती थी वह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तीसरी टर्म है कायथा संस्कृति। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होना शुरू हुआ तो उसके साथ साथ ही भारत के कुछ हिस्सों में बहुत सी संस्कृतियों ने जन्म लिया। अर्थात बहुत से राज्यों में, बहुत से क्षेत्रों में बहुत ही संस्कृतियाँ स्थापित हो चुकी थी, जिसमें कायथा संस्कृति का नाम भी आता है। चंबल नदी की उपनदी जो है काली सिंध जिसे कहा जाता है, उसके तट पर स्थित थी, क्योंकि इसका जो उत्खनन स्थल था वह मुख्य कायथा था, इसीलिए इस संस्कृति का नाम कायथ संस्कृति पड़ गया। पुरातात्विक उपकरणों में प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ियाँ, पत्थर के साक्ष्य हथियार और मनके प्रमुख हैं जो इसकी खुदाई से मिले हैं। नेक्स्ट है सालदा संस्कृति। सालदा संस्कृति का नामकरण स्वालदा, धुलिया जिला, महाराष्ट्र, बस्ती के नाम से हुआ है। यद्यपि तप्ती नदी पास एक सीमित है, लेकिन दामाबाद के पास प्रमाण मिले हैं। इसमें लाल पर काले चित्रित बर्तन मुख्य विशेषता है। और इसके साथ ही जो मछली, जानवर चित्रों को भी उकेरा गया है। नेक्स्ट जो टर्म है वह है मालवा संस्कृति। नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर से नवदा टोली के आसपास के क्षेत्र में इसके प्रमाण मिले हैं। और मालवा ताम्र प्रशांत संस्कृति की एक विशेषता है। मालवा भांड को ताम्र प्रशानिक मृद भांडों में उत्कृष्ट माना जाता है। नेक्स्ट है जोरवे संस्कृति। यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप सही कर लें। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले के नवासा, दामाबाद और पुणे के जिले में जो चंदोली, सोनगांव है और इमाम गांव है, मालवा संस्कृति के बाद जोरवे संस्कृति के प्रमाण प्रकाश में आए हैं। और इसके साथ ही जो जोरवे के मृद भांड हैं वह लाल पर काले चित्रित हैं। अर्थात जो मृद भांड होते थे वह रेड कलर के होते थे और उसके ऊपर डिज़ाइन काले रंग से बनाए जाते थे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र का पाया जाना इसकी मुख्य विशेषता होती थी। नेक्स्ट है चिरांद संस्कृति। पूर्वी भारत में भी ताम्र प्रशानी संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चिरांद जो कि बिहार में है, वहाँ पर मिट्टी से थापे गए बांस के घर, छोटे औजार जिनमें पत्थर के फलक इस संस्कृति की मुख्य विशेषता है। और इसका जो समय काल है वह है 1500 से लेकर 750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है खिल। खिल जो शब्द है वह ऋग्वेद में कि हस्तलिखित प्रीतियाँ जो होती थी, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ होती थी, उनके साथ कुछ अलग प्रशिष्ट जोड़े गए होते थे, उन्हें खिल कहा जाता था। नेक्स्ट है वेदत्रयी, अर्थात
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट है होताया, अर्थात ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उन्हें होताया कहा जाता था। और इसके साथ ही होताया वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आघान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट है उद्गाता। सामवेद के जो ब्राह्मण होते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता या उद्गात्र वर्ग के पुरोहित यक्ष में साम का गायन करते थे। नेक्स्ट है अध्वर्यु, जो कि यजुर्वेद के ब्राह्मण होते थे, यजुर्वेद के मंत्रों का गायन करते थे और इसके साथ ही याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान अध्वर्यु ही करते थे। नेक्स्ट है ब्रह्मा, अर्थात अथर्ववेद के ब्राह्मण को ब्रह्मा कहा जाता था। जो ब्रह्मा होते थे वह जब यज्ञ किया जाता था तो उसका परीक्षण भी करते थे। नेक्स्ट है सप्त सैंधव, 7 नदियों के क्षेत्र जहाँ पर आर्य बसे थे उसे सप्त सैंधव नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अनु, द्रोह, पुरु, तुर्वस तथा युद्ध। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होते थे जिन्हें पंचजन्य कहा जाता था। नेक्स्ट है वेदांग, वेदों जिन्हें संहिता भी कहा जाता है के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों को प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक नए साहित्य की रचना की गई थी। अर्थात वेदों के अर्थ को आसान भाषा में समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। यह वेदों के ही अंग हैं। नेक्स्ट है अरण्य ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहार खंडों को अरण्य ग्रंथ कहा जाता है। अरण्य ग्रंथ उन ऋषियों द्वारा लिखे गए थे जो कि जंगल में रह के तपस्या करते थे। नेक्स्ट है प्रश्न विनाक। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। बहुत, अर्थात वैदिक काल में कन्या के विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार को बहुत कहा जाता था। यह एक दहेज के समान ही होता था। नेक्स्ट है कुलुप या गृहपति। परिवार के प्रधान को ऋग्वेद काल में कुलप या गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट है जन या विष। वैदिक काल में जो कबीले होते थे उन्हें विष या जन कहा जाता था। नेक्स्ट है परिषद। प्रजा की सैनिक सभा जो बाद में चलकर राजा की सभा के रूप में कार्य करने लगी थी। अर्थात जो प्रजा की सभा होती थी वह धीरे धीरे बड़े रूप में परिवर्तित होकर राजा के लिए एक सभा का कार्य करने लगी, उसे परिषद कहा जाने लगा। नेक्स्ट है सभा। सर्वसाधारण विषयों को तय करने के निमित्त स्थानीय संस्था थी। स्त्रियों का भी प्रवेश था। सभा तथा समिति। वैदिक काल में 2 समितियां होती थी जो कि राजा कार्य में सहायता प्रदान करती थी और अथर्ववेद में इसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और इसके साथ ही जो सभा थी उसमें स्त्रियों को भी प्रवेश दिया जाता था। और इसके साथ ही एक और सभा की जानकारी मिलती है जिसे विद्वत कहा जाता था, जो कि इन दोनों से पुरानी थी, जिसमें स्त्रियां, पुरुष और भी लोग इसमें भाग ले सकते थे। यह मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाएं थीं। नेक्स्ट है समिति। वैदिक काल में सार्वजनिक विषयों की देखभाल करने के लिए, अर्थात सार्वजनिक अर्थात जिसमें समाज के सभी कार्यों के संबंधित यह संस्था होती थी। और इसके साथ ही केंद्रीय प्रशासकीय संस्था थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट है अमाजु। दीर्घकाल तक अविवाहित रहने वाली कन्याएं अमाजु कहलाई जाती थी। अर्थात जो बहुत उम्र हो जाने तक भी विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट है नियोग प्रथा, अर्थात विधवा स्त्री का अपने देवर से विवाह वैदिक काल में नियोग प्रथा कहलाता था। निष्क। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम को निष्क कहा जाता था। अर्थात निष्क एक प्रकार का सिक्का होता था जो कि अर्ली वैदिक पीरियड अर्थात ऋग्वैदिक काल में एक गहना होता था, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में यह के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट है सीता। ऋग्वेद काल में हल से बनी नालियाँ सीता कहलाई जाती थी। नेक्स्ट है यव। ऋग्वेद आर्य की सबसे प्रमुख फसल यव थी जिसे जौ कहा जाता है। नेक्स्ट है आयस। आयस जो शब्द है वह तांबे या कांसे के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसके साथ ही कृष्ण आयास का समीकरण
कुछ विद्वान लोहे से करते हैं, लेकिन उस समय में लोहा पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं था, लेकिन कुछ अशुद्ध मात्रा में इसका प्रयोग करते थे। और इसके साथ ही उस समय ऋग्वैदिक काल में लोग स्वर्ण को तो जानते थे, लेकिन चांदी से अनजान थे। नेक्स्ट है विद्वत, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं कि यह सबसे पुरानी संस्था थी। बलि अर्थात ऋग्वेद काल में राजा को स्वेच्छा से दिया गया कर या एक तरह का दान जो कि जनता द्वारा राजा को दिया जाता था, उसे बलि कहा जाता था। इसकी कोई मात्रा नहीं होती थी, सभी लोग अपनी इच्छा से जो भी राजा को देते थे उसे बलि कहा जाता था। नेक्स्ट है ब्राजपति एवं ग्रामीण। ऋग्वेद काल में चार गाह के प्रधान को ब्राजपति एवं लड़ाकों के प्रधान को ग्रामीणों कहा जाता था। नेक्स्ट है पुरोहित। वैदिक काल में राजा का प्रमुख परामर्शदाता था पुरोहित। यह राज्य के सभी धार्मिक कार्यों को देखता था और यज्ञ आदि करवाता था। इसके साथ ही संग्राहित। ऋग्वेद काल में मुख्य कोषाध्यक्ष को संग्राहित कहा जाता था, जो कि राज्य के सभी कोष धन संपत्ति का रक्षक होता था। भागदूत। ऋग्वेद काल में कर संग्रह करने वाला अधिकारी अर्थात कर आदि इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। पालागल। ऋग्वेद काल में राजा का मित्र पालागल कहलाता था। श्रोत्रिय। वैदिक काल में विद्वान ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता था। नेक्स्ट है अदेव्यु। देवताओं में श्रद्धा ना रखने वाले को वैदिक युग में अदेव्यु कहा जाता था, अर्थात जो देवताओं में भरोसा नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, वैदिक काल में उन्हें अदेव्यु कहा जाता था। और वैदिक काल का जो समय है वह है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है रत्नी, अर्थात राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। उपसंपदा। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के काल में बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को अपसंपदा कहा जाता था, अर्थात बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली क्रिया को अपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट है अनुसावन। बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था, प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। नेक्स्ट है उपासक। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक कहे जाते थे। महायान। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, अर्थात महायान और हीनयान। और इसके साथ ही जो महायान था, बौद्ध धर्म के कठोर अथवा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले व्यक्ति महायानी कहलाए। हीनयान। जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया उन्हें हीनयान कहा जाता था, अर्थात महायान के बनने के पीछे मुख्य कारण यह था कि वह चाहते थे कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं समय के अनुसार उनमें बदलाव किए जाने चाहिए, लेकिन हीनयान वाले इनके पक्ष में नहीं थे, जिसके कारण बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया। और हीनयान जो महात्मा बुद्ध के जो शिक्षाएं थी उन्हें ही फॉलो करते हैं, लेकिन महायान वाले उसमें कुछ परिवर्तन करके उनका पालन करते हैं। नेक्स्ट है अनुवाद। वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति अनुवाद है। अनुवाद जिनके लिए आज हम एटम शब्द प्रयोग करते हैं, उसका जो आविष्कार था वह कनाद ने किया था, और इसमें अणु शब्द का प्रयोग करते हुए अनुवाद की विचारधारा प्रतिपादित की गई थी। और इसके साथ ही जो कैवल्य है, निर्ग्रंथ तथा जितेंद्रिय को प्राप्त होने वाले पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहलाते हैं, अर्थात जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्ति कर लेता है उसे कैवल्य प्राप्त करना कहते हैं। और इसके साथ ही जैन धर्म पहले निर्ग्रंथ और जितेंद्रिय कहलाता था। नेक्स्ट है सलेखना। उपवास धारा शरीर का त्याग जैन धर्म में सलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी द्वारा और भद्रबाहु ने भी सलेखना द्वारा अपना शरीर त्यागा था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर श्रवण बेलगोला में त्यागा था। नेक्स्ट है तेरापंथी एवं समैया। जैन धर्म के 2 समुदाय हैं, इनमें तेराया थी श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो कि अपने मुंह को ढांक कर रखते थे और नंगे पांव चलते थे। और इसके साथ ही समैया जो शब्द है वह दिगंबरों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि बिना वस्त्रों के रहते थे। नेक्स्ट है
पूर्व महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित है, जिन्हें पूर्व कहा जाता है। नेक्स्ट है अलवार। भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहलाए जाते हैं। मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में प्रचलित थे और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास रखते थे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें इम्पोर्टेंट टर्म्स की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।